Hello students, welcome to StuOn. I am Kanhaiya Singh, an engineering graduate, and I have been teaching physics for more than 10 years. Let's start today's topic. Hello student, welcome back and this is second lecture of gravitation. और आज हम कंटिन्यू करेंगे. हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया था, और हमने देखा था कि एक फैक्ट हमें ध्यान में रखना है, एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि स्फेरिकली सिमेट्रिकल बॉडीज़ पे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ अप्लाई करते हैं. तो हमें ये ध्यान देना होगा कि बॉडी मस्ट बी स्फेरिकली सिमेट्रिकल, तभी हम उस पर ग्रेविटेशनल लॉ है यूनिवर्सल न्यूटन का, वो हम अप्लाई कर सकते हैं. और नहीं तो हमें उसको रिजॉल्व करके वेक्टोरियली ऐड करना होगा. अगर हमें किसी पर्टिकुलर बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्सेज अगर निकालना हो बहुत सारे मासेज के वजह से, तो हमें स्फेरिकली सिमेट्रिकल फैक्ट को ये ध्यान में रखना होगा. अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपने बिल्कुल ये एनालॉगस है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिकल फील्ड से. अगर आप पढ़े हो और आपको अगर याद आ रहा हो तो हम बिल्कुल एनालॉगस काइंड ऑफ आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे. आपने तो 12th पास कर ही लिया है, या पास कर रहे हो या एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है. बिल्कुल एनालॉगस है ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से, लेकिन हम इसको इंडिपेंडेंटली यहाँ डिफाइन करेंगे और समझेंगे. जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जैसे हमने देखा था कि या हमने ये डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि हर एक मास का एक अपना एक बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास इटसेल्फ वो दूसरे बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट करता है. ठीक है, फोर्स एग्जर्ट करता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. और ये जो फोर्स एग्जर्ट करने का प्रोसेस है वो दो स्टेप में होता है. जैसे सपोज कोई सिस्टम ऑफ मास है, कोई सिस्टम ऑफ मास है, बहुत सारे मासेस का सिस्टम है. नहीं, ये बहुत सारे मासेस का सिस्टम है, कोई सिंगल मास भी है, इससे फर्क नहीं पड़ता. बहुत सारे मासेस का सिस्टम है और इस सिस्टम ऑफ मास की वजह से सपोज हम किसी पॉइंट P पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इस मास से r डिस्टेंस पे है, हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि इस मास का यहाँ इफेक्ट कितना है एट पॉइंट P. वी वांट टू कैलकुलेट और वी वांट टू क्वांटिफाई. हम एक नंबर से, एक डिजिटल नंबर से ये समझना चाहते हैं कि इस मास का r डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट है. अगर हम दूसरा मास रख देंगे वहां पे तो ये मास कितना फोर्स लगाएगा, या इस मास का यहाँ क्या इफेक्ट है. ये हमें पता है कि अगर ज़्यादा बिगर मास है, ज़्यादा मैसिव है अगर ये बॉडी, तो यहाँ ग्रेविटेशनल इफेक्ट ज़्यादा होगा. अगर कम मैसिव है, कम मास है, कोई स्मॉल मास है, तो रिलेटिवली इस पॉइंट पे इस बॉडी का इफेक्ट कम होगा, ग्रेविटेशनल इफेक्ट. तो उसको हम एक नंबर से एक वैल्यू हम डिफाइन करना चाहते हैं या एसोसिएट करना चाहते हैं, और हम ये समझना चाहते हैं, वी वांट टू अंडरस्टैंड और वी वांट टू एक्सप्लेन कि इस बॉडी का यहाँ पे एग्जैक्टली कितना इफेक्ट है, क्या ग्रेविटेशनल इफेक्ट है. या यूँ कहें हम कि अगर हम कोई एक पॉइंट मास, सपोज कोई पॉइंट मास m0 यहाँ रखें, कोई पॉइंट मास m0 यहाँ रखें, तो ये बॉडी उस पर कितना फोर्स लगाएगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या सिंपली ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइंड है, डिफाइंड है लाइक दिस. मैं लिख के ले आया हूं, देखो. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ मासेस डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट मास पर यूनिट टेस्ट मास. नहीं, जैसे मैं ये बता रहा था कि हम एक न्यूमेरिकली ये देखना चाहते हैं कि किसी भी मास का
उसके आसपास क्या ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट है। ओके, तो इसके लिए या यूं कहें कि ये अगर मास, एक टेस्ट मास हमने रखा है और यहाँ एक सपोज ये जो सिस्टम ऑफ मास है उसका कंबाइंड मास m है, तो ये दिस सिस्टम ऑफ मास विल एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस मास। तो हम ये कहते हैं कि ये जो मास, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करने का प्रोसेस है वो 2 स्टेप है। पहले ये कोई भी मैसिव बॉडी अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करती है, उसी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब वो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, नहीं किस पॉइंट पे, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसको हम थोड़ा एलेबोरेट करेंगे, सीखेंगे। नहीं, जैसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि कोई चार्ज है तो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है, और अगर फील्ड में कोई दूसरा चार्ज रखें तो उस चार्ज पे फोर्स लगता है। कूलॉम्बिक फोर्स भी ऐसे ही कैलकुलेट करते थे, 2 चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है, हम कैलकुलेट करते थे। या यूं कहें कि कोई एक चार्ज रख देते हैं तो उसके आसपास एक फील्ड होता है, और किसी फील्ड में अगर कोई चार्ज बॉडी हम ले आते हैं तो वो चार्ज बॉडी फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, सेम लाइक दैट। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अब हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को। और डिफिनीशन जैसे मैंने बताया कि हम इस पॉइंट मास पे फोर्स निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, नहीं, इस मास के वजह से, ड्यू टू दिस मास वी कैन इजिली कैलकुलेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पॉइंट चार्ज, दिस पॉइंट मास। ठीक है, और जितना ज़्यादा फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, हम ये कहेंगे कि इस मास का उतना ही ज़्यादा इफेक्ट है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट है। ठीक है, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम डिफाइन ये करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड बाय दिस मास एट पॉइंट P is defined as force experienced by this point mass divided by point mass. This is the value or magnitude of gravitational field due to this massive body or system of mass m at point P, that is situated at r distance from this mass. Simple as that. We can easily calculate this force F. Okay, this force F can be calculated like Gmm by r square into m. So magnitude of gravitational field is Gm by r स्क्वायर। हम इस मासिव बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इसके आसपास के पॉइंट्स पे। तो ये पॉइंट मास, इसके मास का या इसका कोई इफेक्ट इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, इजीली आप देख सकते हो। तो इस दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, by basic definition, magnitude of gravitational field of this mass at point P, r distance. And definition you can easily note, definition is simply, this is defined as like, this is defined in this manner. Okay, you can note it down. तो simply gravitational field क्या है, एक मास का अफेक्ट है उसके आसपास। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में हम कोई दूसरा मास रखते हैं तो दैट मास विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ओके, तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक जैसी है कि हम न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से फोर्स निकाल लें, या यूं कहें कि कोई भी मैसिव बॉडी है अपने आसपास से ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करती है, और उस फील्ड में अगर हम दूसरा कोई मास रखें तो वो मास फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगेन एक और पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि पॉइंट P पे फील्ड है, ऑलरेडी फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इस मास का होना इज नॉट इंपॉर्टेंट,
फील्ड इज अनअफेक्टेड बाय प्रेजेंस और absence ऑफ दिस मास। ये तो हम केवल टेस्ट करने के लिए, यहाँ मेजर करने के लिए हम इसको मेजर करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं, नहीं तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पढ़ा था कि टेस्ट चार्ज हम यूज करते हैं, और कोई किसी चार्ज के आसपास जो फील्ड होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम टेस्ट चार्ज को यूज करते हैं। टेस्ट चार्ज के ऑब्सेंस या प्रेजेंस से कोई फर्क इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं होता है। सेम यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि इस मास के होने के या न होने की वजह से इस मैसिव बॉडी के फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, ये मास अगर इस ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो ये मास एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सिंपल एज दैट। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड लाइक दिस, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास कैलकुलेट कर लें तो हम बाकी बहुत सारे बॉडीज का ग्रेविटेशनल फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यस, सो नोट डाउन ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास। और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में अब चूंकि बहुत कम टाइम है, हमें 2 ही 3 लेक्चर में पूरे ग्रेविटेशन को सम अप करना है, तो हम केवल पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स ही हाईलाइट करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें मैं स्किप कर दूंगा। ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर होता है, इसका डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होता है, ये सारी चीज़ें आप जानते हो। जैसे कोई अब इसी टॉपिक में मैं इसी क्वेश्चन में वो डिस्कस कर दूंगा। और ये बहुत ऑब्वियस है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि यू अंडरस्टैंड। अब एक एक चीज़ हम इलैबोरेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही टाइम कम है, और दिस इज क्रैश कोर्स एंड विच सपोज कि क्रैश कोर्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम हाईलाइट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ डिराइव करेंगे या इलैबोरेट करेंगे कि एक पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। नहीं तो सपोज कि एक पॉइंट मास हमने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट मास ले लिया, और यहाँ से r डिस्टेंस पे वी नीड टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास m एट ए डिस्टेंस r। ओके, तो अब बेसिक डेफिनेशन का हम यूज करेंगे और लिख देंगे। जैसे सपोज यहाँ पे हमने एक पॉइंट मास टेस्ट मास m0 रख लिया, टेस्ट मास m0 रख लिया। एक और पॉइंट मैं हाईलाइट कर दूं कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, क्योंकि 2 तरह के चार्जेज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो वहाँ 2 तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, या उसका डायरेक्शन मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स चार्ज होता है और लेकिन यहाँ पे मासेस तो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन है वो ऑलवेज टुवर्ड्स मास होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। बट कोलम्बिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, सो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स बॉडी होगी जिस मास की वजह से आप ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जैसे देखो कि इस मास की वजह से, ड्यू टू दिस मास वी वांट टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P, ओके, एट डिस्टेंस r। तो वी नीड टू कैलकुलेट फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन,
magnitude of gravitational field due to this point mass is force on this test mass divided by this test mass। यही तो था हमारा डेफिनेशन, यही तो था। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लेंगे Gm बाई आर स्क्वायर। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस टेस्ट मास, this is point P, okay? Gravitational force on this test mass due to this mass upon test mass, and this comes out to be Gm by R square. Magnitude of gravitational field of a point mass m at distance r is Gm by R square. Gm by R square. What about direction? You can easily understand, you can easily explain direction. Suppose this is point mass and you want to find or you want to understand direction of gravitational field at this point P. तो ये हमेशा रेडियली इनवर्ड होगा टुवर्ड्स पॉइंट मास होगा। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, ये r है और मैंने आपको वेक्टर r और वो सारी चीज़ें आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में मैंने आपको पढ़ाया था। तो आप ऐसे लिख सकते हैं Gm बाई आर स्क्वायर इंटू माइनस आर कैप। ये है दिस इज वेक्टर r, ओके, दिस इज वेक्टर r। इसका टेल m पे है, जिसकी वजह से आप ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, और हेड पॉइंट p पे है जहां आपको ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड का वेक्टर फॉर्म है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया था फिर भी लिख दे रहा हूं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस Gm वेक्टर r बाई आर क्यूब। ये है। तो यहां पॉइंट P पे ड्यू टू दिस मास ग्रेविटेशनल फील्ड टुवर्ड्स मास होगा और उसका मैग्नीट्यूड ये होगा और डायरेक्शन एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर। ठीक है। तो किसी पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड आपको आ गया, आपने समझ लिया, आपने डिराइव भी कर लिया कि वो Gm बाई आर स्क्वायर है और डायरेक्शन क्या है, पॉइंट मास की तरफ है। यानी ये देखो, ये बिल्कुल ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अगर आप ग्राफ भी बनाना चाहें तो यू कैन इजीली ड्रॉ ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड विथ डिस्टेंस। ओके। सो हमने ये समझ लिया कि किसी पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसा होता है, और इसको हम नोट कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के बेसिस पे हम आगे की अपनी कैलकुलेशन करेंगे। Gm बाई आर स्क्वायर, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आर कैप एंड वेक्टर आर एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ओके। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है कैलकुलेट करने का, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर है, तो अगर बहुत सारे मासेज होंगे तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारे मासेज की वजह से अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है तो आपको वेक्टरली हर एक मास का सेपरेटली आपको कैलकुलेट करना होगा वहाँ पे, और नेट ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, वेक्टर सम लेना होगा सारे ग्रेविटेशनल फील्ड का। ठीक है। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, जरा देखिए तो आप कर पा रहे हैं। देखो, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P। अब वो पॉइंट P कहाँ है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पॉइंट P कहाँ है, एक यहाँ मास है m
और कोऑर्डिनेट इज 0 a and second mass is here at point 0 minus a. मैग्नीट्यूड मास का सेम है और आपको ये पॉइंट P है और ये x0 ये कोऑर्डिनेट है इसका. यू हैव टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू टू मासेस सिचुएटेड एट गिवन कोऑर्डिनेट्स. ओके, तो ये आपको कैलकुलेट करना है. तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको सेपरेटली हर एक मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना होगा, फिर उसका वेक्टर सम लेना होगा. ठीक है, तो और ग्रेविटेशनल फील्ड इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स. जैसे मैंने बताया कि कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी पे, कोई भी मास दूसरे मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है. तो ये दो प्रोसेस में होता है, दो प्रोसेस में होता है. एक पहले वो फील्ड क्रिएट करता है और फिर फील्ड में कोई मास अगर है तो उसमें फोर्स लगता है. ठीक है, सिंपल एज दैट. तो अब इसको कैलकुलेट कीजिए. ठीक है, आप 30 सेकेंड लीजिए और इसको कैलकुलेट कीजिए पॉइंट P पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड बोथ आर सेम थिंग, हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. तो कैलकुलेट कीजिए, टेक 30 सेकेंड. ओके, और उसके बाद मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं. यूज वेक्टर लॉ. ठीक है, ऐड करने के लिए आप वेक्टर लॉ का हेल्प लेंगे. वो दोनों मासेस की वजह से पॉइंट मास है. दिस इज ए पॉइंट मास है, नहीं एक मास है, यहां भी एक पॉइंट मास है. तो कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस मास and then also calculate gravitational field due to this mass and add vectorally, you will find a result. आप ट्राई कीजिए, when I explain आपको समझ में ज़्यादा आएगा. अगर आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो रिलेटिवली आपको कम समझ में आएगा. ठीक है, बहुत बड़ा, इट्स नॉट अ बिग डील, सिंपल क्वेश्चन है. आपको फील लेने के लिए कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आगे हम दो चार पॉपुलर सिस्टम ऑफ मासेज और बॉडीज के हम ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे, और आपको ध्यान रखना होगा. यू हैव टू रिमेंबर इट एंड you should also remember the process by which we calculate gravitational intensity. ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं. आई थिंक आप लोगों ने किया होगा. देखो, दिस इज ए पॉइंट मास एंड यू हैव टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस मास एट P पॉइंट. सो ये इस तरफ होगा क्योंकि मास की तरफ होता है ग्रेविटेशनल फील्ड. ठीक है, और इस मास का भी इस तरफ होगा लाइक दिस. ठीक है, देखो ये A है और ये X है, फिर ये भी A है और ये X है. ये पॉइंट सिमेट्रिकल है दोनों मास के रिस्पेक्ट में. तो अगर इस मास की वजह से अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड ईजी है तो इस मास की वजह से भी इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड ईजी होगा. बहुत आसान है, मास भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है. जब मास और डिस्टेंस दोनों सेम है तो व्हाई वुड इलेक्ट्रिक फील्ड बी डिफरेंट? ओके, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सो मिक्सड अप, इतना मिक्स हो जाता है कि हम लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई बार. तो देखो क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं? सपोज ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा. तो अगर मैं इजी को ब्रेक कर लूं, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसको मैं अगर रिजॉल्व कर लूं एक्स और वाई के डायरेक्शन में, क्योंकि हमें फाइनली ऐड करना है, तो ये देखो इस तरफ हो जाएगा. ऐसे में यहां अगर ऐसे है, देखो ये इजी है एंड ये इजी है. ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, दोनों सिमेट्रिकली एंगल थीटा है. तो अब समझना जरा, तो 2EG cos थीटा एंड दिस इज EG sin थीटा एंड दिस इज EG sin थीटा. इस ग्रेविटेशनल फील्ड का कंपोनेंट एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल होगा, इसका भी एक
वर्टिकली डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल होगा, दोनों कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 2EG cos थीटा। ये हो गया नहीं इस तरफ में, ये इस डायरेक्शन में 2EG cos थीटा। और EG की वैल्यू, EG क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसकी वैल्यू आसानी से हम लिख सकते हैं। देखो EG की वैल्यू हम आसानी से लिख सकते हैं, EG कैन बी रिटन एज GM बाई R स्क्वायर, दिस डिस्टेंस, और ये कितना है A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो है ये A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस लाइन की लेंथ है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जब ने उसका स्क्वायर किया तो ये हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है यार, ये थीटा है, ये थीटा है, दोनों सेम है। कॉस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा इज x बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जो नीट वाले स्टूडेंट है वो भी ध्यान से देखेंगे, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें कॉस थीटा आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस थीटा विल बी दिस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का लेंथ कितना है, x है, गिवन है, आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बेस का लेंथ x है और इसका लेंथ अंडर रूट A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो हमने कॉस थीटा की वैल्यू लिख दी x बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया EG cos थीटा, और वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या है 2EG cos थीटा। तो नेट आंसर अगर मैं लिखना चाहूं, अगर मैं आंसर लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो मैं आंसर लिखने जा रहा हूं, आंसर इज नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज टू GM x बाई A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव x के डायरेक्शन में। आप चाहे तो -i लिख सकते हो, या समझने के लिए आप समझ सकते हो टुवर्ड्स ओरिजिन, और इस डायरेक्शन में, नेगेटिव x के डायरेक्शन में, नेगेटिव x के डायरेक्शन में, या यू कैन राइट -i कैप। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखो जरा थोड़ा एनालाइज करते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं इसको, क्या है ये, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको इलेबोरेट करते हैं। नहीं, देखो यहां एक मास है, यहाँ एक मास है, इस पॉइंट पे हमने कैलकुलेट किया है, ये डिस्टेंस x है, और इसकी वैल्यू कितनी आई है ग्रेविटेशनल फील्ड की 2GM x बाई A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, ये अच्छा ओरिजिन पे कितना हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें, अगर हम यहाँ कैलकुलेट करना चाहें, ये तो पॉइंट P है जहां हमने कैलकुलेट किया है, तो 2GMX बाई A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 आया है। नहीं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर ओरिजिन पे हम कैलकुलेट करें, यानी x 0 रख दें, तो ओरिजिन पे तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 आ जा रही है। हाँ, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जितना इस तरफ होगा उतना ही इस तरफ होगा, और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन है तो कैंसिल आउट कर देंगे। अगर हम लार्ज x की वैल्यू के लिए, अगर हम इधर कहीं देखें बहुत दूर, इफ x इज इनफाइनाइटली लार्ज, तो वहां भी देखो अगर x को हम इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस इधर कर दे कहीं बहुत दूर, नहीं तो क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड तो देखो ये a स्क्वायर तो गया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये x हो गया, तब भी 0 हो जाएगा, तब भी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 के करीब हो जाएगी। फॉर लार्ज x इन दिस सिनेरियो, फॉर लार्ज x ग्रेविटेशनल फील्ड वेनिसेस,
एंड एट x इक्वल टू 0 इट वेनिसेस 2, यानी x इक्वल टू 0 पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 है, और x इक्वल टू फॉर लार्ज वैल्यू, सपोज x इक्वल टू इनफाइनाइट को ट्रेंड करे तब भी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 है। इट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फील्ड पहले इंक्रीज किया होगा फिर डिक्रीज किया होगा, नहीं? तो अगर हम अच्छा, हमें यह समझ में आ गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड का जो नेचर होगा वो इस तरह से होगा। ये ग्राफ है ग्रेविटेशनल फील्ड का विथ x इक्वल टू 0 पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं, और x इक्वल टू लार्ज वैल्यू के लिए ये 0 को टेंड कर रहा है। तो ये मैक्सिमम किस पॉइंट पे हुआ होगा यार? नहीं, ये पॉइंट क्या होगा? सपोज x0, किस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम हुआ होगा? क्योंकि इनिशियली x इक्वल टू 0 पे भी 0 है और x इक्वल टू लार्ज वैल्यू के लिए भी 0 है, तो जरूर ये पहले इंक्रीज किया होगा, डिक्रीज किया होगा, तो किसी पॉइंट पे मैक्सिमम तो हुआ होगा, नहीं? x इक्वल टू 0 हो जाएगा विकास, क्या 0 हो जाएगा? तो ठीक है, इसको अब हमें अगर मैक्सिमम चाहिए कि एट विच x दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम, तो एक मैथमेटिकली हमें ऑपरेशन करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, नहीं? अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सपोज हम इसको अगर डिफरेंशिएट कर दिए, x पे डिपेंड कर रहा है इसलिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफरेंशिएट कर दिए और उसके डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट कर दिए, तो जो x आएगा उस x के लिए ये ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगा। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा। आपने, आई होप कि आपको बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आते हैं जिसकी बहुत ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और डिफरेंशिएशन को 0 से कंपेयर करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट के लिए जो डिफरेंशिएशन है, जो स्लोप है वो 0 होता है। आपने ये सीखा होगा, अब मैं उसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दिया और 0 से इक्वेट किया, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, आप खुद डिफरेंशिएट करके देखिएगा। यू विल फाइंड 2x, ये पॉइंट पता है ना, ये 0a एंड दिस इज 0 -a। तो आपको दो वैल्यूज x की मिलेंगी। दो इसलिए मिल रही है कि एक इस साइड में मिलेंगे तो एक इस साइड में भी सिमेट्रिकली एक पॉइंट होगा जहां पे मैक्सिमम होगा, यानी इस तरह से ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। वो डायरेक्शन हमने इधर ले लिया पॉजिटिव, तो इधर एक नेगेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, यानी अगर यहाँ राइट को आपने पॉजिटिव ले लिया है तो लेफ्ट को नेगेटिव लोगे, सिंपल एज दैट। तो दो एक्स आपको ऐसे मिल रहे हैं जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी ये जो ये वाला पॉइंट है वो है a/√2 और इधर कितना हो जाएगा -a/√2। तो आपने देख लिया कि कैसे कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे, कैसे इंक्रीज कर रहा है, कैसे डिक्रीज कर रहा है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। नहीं, एक रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड डिफरेंट पोजीशन पे क्या होगा। जैसे मान लो हमने एक रिंग ले लिया, ऐसे सपोज एक रिंग ले लिया है और रिंग का मास m है और रिंग का रेडियस क्या है, r है। ठीक है, रिंग का मास m है, रिंग का रेडियस r है। अगर मैं आपसे पूछूं, इफ यू हैव टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग, नहीं, रिंग के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बताओ क्या होगी। बेसिक से करोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक पॉइंट एक टेस्ट मास ले लोगे और वहां देखोगे कितना फोर्स लग रहा है और उसे डिवाइड कर दोगे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखो सिमेट्री का यूज करेंगे और ये इजीली ऑब्वियस है, बहुत ही ऑब्वियस है कि सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे देयर वुड बी नो ग्रेविटेशनल फील्ड। नहीं,
क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सोचो इस डीएम मास की वजह से, ये मान लो ये पॉइंट मास डीएम हमने एक छोटा सा ले लिया, रिंग का एक छोटा सा एलिमेंटल हिस्सा ले लिया, ये एलिमेंटल हिस्सा ले लिया, तो इसके वजह से, तो मान लो इस हमने एलिमेंटल इस पॉइंट से ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू ऐसे होगी, तो डायमेट्रिकली बिल्कुल सिमिलर एक पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट करेगा, उसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू इधर होगी। तो एवरीवेयर यू विल फाइंड ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप सोचोगे इस हिस्से से हम ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करें तो वो इस तरफ होगा, इसकी वजह से इस तरफ होगा, तो यहाँ भी आपको एक सिमिलर पॉइंट मिल जाएगा जिसकी वजह से इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में होगा ना, इक्वल अमाउंट में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये तो हमें इजीली समझ में आ जाना चाहिए कि रिंग के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड वुड बी 0। ओके, ठीक है, आई होप कि आपको आ गया। अब हम रिंग के एक्सिस पे बात करते हैं। देखो ये रिंग है, मैंने ऐसे रखा है, ये रिंग है, तो हम इसके एक्सिस पे आपको इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सपोज यहाँ पे x डिस्टेंस पे इसका मास m है, सेम मास सेम रेडियस, इसका मास m, रेडियस r, एंड वी वांट टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। और देखो हम क्या करते हैं, सिंपली बेसिक से भी कर सकते हो। अब ये हमें क्या आता है, हमें तो बस सिंपल आता है यही कि पॉइंट मास की वजह से हमें ग्रेविटेशन फील्ड निकालना आता है, तो हम पॉइंट मास ले लेके ऐड कर लेंगे, सिंपल सा। जैसे हमने, आपको याद होगा पहले लेक्चर में एक रॉड की वजह से किया था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी हमने यही किया था कि हमें पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स वैल्यू निकालना आता है। यहाँ भी हम वही करेंगे। सपोज हमने यहाँ पे एट टॉप ऑफ रिंग हमने यहाँ पे एक हिस्सा ले लिया डीएम मास का, ठीक है, और अपोजिट एक पॉइंट है यहाँ भी हमने ले लिया। इस डीएम मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, कैलकुलेट कर लिया? नहीं, कैलकुलेट कर लिया, वो इस तरफ होगी और वो छोटी सी होगी क्योंकि मास छोटा है। ग्रेविटेशनल फील्ड, टाइनी ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस टाइनी मास एट पॉइंट P DEG क्या होगा, हमें पता है पॉइंट मास का, GDM बाई सपोज r²। ये मान लो r है, r की वैल्यू कितनी होगी यार? r की वैल्यू बहुत इजीली आप लिख सकते हो, x² प्लस r²। r भी आपको पता है, ये लिख दिया। इस मास की वजह से ऐसे होगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल। देखो डिस्टेंस ये सेम है, ये यहाँ पे हम किसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, ये r है। ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर रिंग का कर लिया तो डिस्क का भी कर लेंगे। ठीक है, रिंग और डिस्क हमें समझना है, बाकी चीजें बहुत आसान है। तो रिंग की वजह से हम उसके एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। हमने इस तरह का सेटअप लिया है, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू RDG हमने लिख लिया, और इसकी वजह से भी इस डीएम मास की वजह से भी इधर ही होगी, और वो कितनी होगी, वो भी DEG ही होगी। नहीं, मास हमने सेम लिया है और डिस्टेंस भी सेम है और डायरेक्शन अलग अलग है। नहीं, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है ग्रेविटेशनल फील्ड का, बट डिस्टेंस अलग अलग है ड्यू टू दिस मास एंड ड्यू टू दिस मास, डीएम मास। तो हमने क्या किया, रिजॉल्व कर लिया। देखो इस DE को रिजॉल्व कर लिया, इस DE को रिजॉल्व कर लिया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा DE साइन थीटा, और इसकी वजह से हो जाएगा ये DE कॉस थीटा। और इस पॉइंट मास या इस एलिमेंटल मास की वजह से भी वही होगा, इधर हो जाएगा DE कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा DE साइन थीटा। एक मैथमेटिकल
ऑपरेशन है, नथिंग मोर। नहीं, हमें बेसिक पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते कैसे हैं, और हमने दो सिमेट्रिकल पॉइंट लिए, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, और दोनों की वजह से हमने निकाल दिया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू हो गई 2DE cos थीटा, 2DE cos थीटा। और DE कितना है, DEG और DE सेम है, बहुत कोई डिफरेंस नहीं है। और हमें DE की वैल्यू पता है, cos थीटा की भी वैल्यू पता है। cos थीटा इज व्हाट, cos थीटा इज x बाई दिस। मैंने यहाँ अलग से सारी चीजें लिख दे रहा हूँ। cos थीटा इज नथिंग बट x बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंटल मास के वजह से पॉइंट, किसी एक्सिस के पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता चल गया। रिंग के सेंटर की तरफ डायरेक्शन है नहीं, और मैग्नीट्यूड ये है। मैग्नीट्यूड भी मैं लिख दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूं 2GDM cos थीटा की वैल्यू x बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दिस r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको अब मैं थोड़ा सा जगह बना ले रहा हूं। तो ये हो गया DE इक्वल टू ऐसे। अब पूरे रिंग पे ऐसे बहुत सारे मासेज होंगे। हमें पूरे रिंग के मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेना है, और हमें क्या करना होगा, इसको ऐड करना होगा। और ऐड करना हमें आता है, हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना होता है। ऐड करने के लिए वी नो इट वेरी वेल, ऐड करना होगा। ये जितने कांस्टेंट है सबको बाहर निकाल लो, जितने कांस्टेंट है सबको बाहर निकाल लो, तो हमें पता चल जाएगा। नहीं, अब E इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेट होके E बन गया, E इज इक्वल टू 2Gx, G भी कांस्टेंट है, X भी कांस्टेंट है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 एंड दिस इज dm। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, dm यानी ये जो मास है वही इंटीग्रेट हो रहा है, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है। तो मास को देखो, एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक आपको यहाँ समझना होगा, जो एक क्रक्स है, क्रूशियल पॉइंट है। हमने दो मास लिया है। दो मास इसलिए लिया है कि ऐड करने में वेक्टोरियली रिजॉल्व करने में सिमेट्री ऐसी हो कि रिजॉल्व होके ये सिमेट्रिकल एक्स या वाई डायरेक्शन में आ जाए। नहीं तो ये बहुत सारे डायरेक्शन में आने लगेगा तो ऐड करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हमने दो पॉइंट अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट लिया है। तो जब आप आधा ही रिंग कवर करोगे, जब आप यहां से ऐसे आओगे, यानी मान लो यहां लिया तो आपको यहां लेना पड़ेगा, तो ऐसे ऐसे अगर हाफ रिंग आप कवर करोगे तो पूरा रिंग कवर हो जाएगा। तो ये आपको 0 से हाफ मास तक ही कवर करना पड़ेगा। ठीक है, 0 से m/2 तक ही आपको कवर करना पड़ेगा, या हाफ रिंग ही कवर करना पड़ेगा, और आपको पूरे रिंग के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो वो हो जाएगी 2Gx बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू m/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली रिंग के वजह से एट एक्सिस ऑफ रिंग फ्रॉम x डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आ गई। और वो क्या आ गई, वो क्या आ गई, देखो वो आ गई E इज इक्वल टू Gmx बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये आ गई। नहीं, अब देखो
सिंपल है। यहाँ से थोड़ा और कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा रिंग था ऐसे, नहीं, और ये एक्सिस था एक्स डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P था, नहीं, ये R था। अगर x को 0 कर दें यानी सेंटर पे, तो हमने देखा ही था कि एट x इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 है, नहीं, और x इनफाइनाइट कर दे, अगर x इनफाइनाइट कर दें, बहुत दूर कर दें, तो क्या हो जाएगा, देखो तो x अगर बहुत लार्ज कर दें तो ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी gmx बाई आर स्क्वायर, तो ये x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जब x बहुत लार्ज है तो आर स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, वो तो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो x क्यूब और x यानी पॉइंट मास की तरह ये बिहेव करने लगेगा। देखो ये आ गया, यानी ये रिंग है, अगर बहुत रिमोटली कोई पॉइंट इसके एक्सिस पे है, तो अगर रेडियस के कंपैरिजन में वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये रिंग वुड बिहेव लाइक अ पॉइंट मास, ठीक है, और उसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू gm/x² आ जाएगी, ठीक है। और इसका एक्स क्यूब, ठीक है, और x बहुत ज़्यादा अगर दूर कर देंगे तो ऑब्वियसली वो तो 0 हो जाएगा, नहीं, ये 0 हो जाएगा। अगर x बहुत लार्ज हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो शुरू यहाँ पे भी 0 और बहुत रिमोटली कोई किसी पॉइंट पे भी 0। तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं कि कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू एक्सिस के किसी पॉइंट पे, रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पे कैसे वेरी करती है। सेम ग्राफ जैसे मैंने आपको बताया था वही आ रहा है। ये वाला तो इसके लिए है। अगर आपको लेफ्ट में देखना है तो लेफ्ट में आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जो मैक्सिमम पॉइंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है और x इक्वल टू 0 पे भी 0 है और x इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी 0 है, तो कहीं पहले इंक्रीज किया होगा फिर डिक्रीज किया होगा, और ये वाली वैल्यू आती है, आप इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं, r/√2, और ये हो जाएगा -r/√2, ठीक है। तो ये हो गया रिंग का पूरा डिस्कशन कि रिंग को मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि आप कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मैथमेटिकल मैनिपुलेशन भी आपको करना पड़ सकता है। ऐड करने के लिए आपको मैथमेटिकल टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, वेक्टर और इंटीग्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं डिस्क के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू। डिस्क लिखो जरा, तो बिल्कुल सिमिलर है। मैं बस आपको कैलकुलेट नहीं करूंगा, बस एक आइडिया दे रहा हूं, आप अपने से करोगे। समझो डिस्क कैसे है, डिस्क, और डिस्क के सेंटर पे तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 होगी। ये डिस्क है, मान लो ऐसे रखा हुआ है वर्टिकल, और यहां से r डिस्टेंस पे, थोड़ा डिस्क में अच्छे से बना लेता हूं, एक ये डिस्क है, नहीं ये थोड़ा सॉलिड डिस्क है, ऐसे कर लेता हूं, पता चले कि ये डिस्क है, ठीक है। और डिस्क का मास m है और रेडियस r है, ठीक है। और डिस्क के एक्सिस पे, एक्सियल पॉइंट पे, ऐसे किसी पॉइंट P पे x डिस्टेंस पे आपको अगर कैलकुलेट करना हो ग्रेविटेशनल फील्ड, तो बिल्कुल रिंग की तरह है, क्योंकि डिस्क्स आर मेड अप ऑफ वेरियस रिंग्स, यू कैन थिंक लाइक दैट, कि डिस्क जो है बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग से बना होता है। तो आप r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे एक dr थिकनेस का एक रिंग ले लेंगे, ठीक है, dr थिकनेस का एक रिंग ले लेंगे, और इस रिंग के वजह से एट पॉइंट P पे
यू कैन कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड, हमने अभी किया था। इस रिंग का मास कितना हो जाएगा, r डिस्टेंस पे dr विड्थ का एक रिंग लिया तो उसका मास अगर dm होगा तो dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो तो जरा, m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने जो एक एलिमेंटल, नहीं मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे डिस्क की वजह से, ये नहीं है यूनिफॉर्म रिंग नहीं है, अब डिस्क की बात कर रहा हूं मैं, नहीं यूनिफॉर्म रिंग का तो हो गया, डिस्क का मुझे बताना नहीं था, बट मैं सोचा कि इसी के साथ आपको बता दूं कि डिस्क के वजह से, ड्यू टू अ डिस्क ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन इट्स एक्सिस इज, कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो मैंने बोला कि एक आप एलिमेंटल रिंग ले लोगे r रेडियस का, dr विड्थ का, और उसका मास आप ऐसे निकाल लोगे तो उसका मास आपके पास आ जाएगा। और इस, अब आपके पास मास आ गया तो आप इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू लिख लोगे फाइनली, तो आपको पता है क्या होता है, G dm x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और इसी को आप इंटीग्रेट कर दोगे 0 से r तक, 0 से कैपिटल R, 0 से कैपिटल R तक, और dm की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर लोगे, dm की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, dm की जगह आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 2 r dr m बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक बड़ा सा इंटीग्रेशन आएगा और आप उसको करना पड़ेगा, फाइनली आपके पास डिस्क की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो यूनिफॉर्म स्फीयर, हॉलो यूनिफॉर्म स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा उसको अब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जरा 1 मिनट आप सोचिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो यूनिफॉर्म स्फीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। देखो जैसे ये है एक हॉलो स्फीयर है, तो ग्रेविटेशनल, अभी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है। ग्रेविटेशनल फील्ड हॉलो स्फीयर के इंटरनल पॉइंट पे, इनसाइड हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर और यू कैन से स्फेरिकल थिन सेल, एक या हॉलो स्फीयर बोलिए या आप सेल, थिन सेल भी बोल सकते हैं आप, नहीं बहुत ही थिन सेल बोल सकते हैं हॉलो स्फीयर को। तो किसी थिन सेल या हॉलो स्फीयर के अंदर के किसी पॉइंट पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता। ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0 इनसाइड अ हॉलो स्फीयर, यू कैन नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर सकते हैं कि हॉलो स्फीयर के इंटरनल किसी पॉइंट पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि नो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ हॉलो यूनिफॉर्म स्फीयर। हाँ, यूनिफॉर्म होना चाहिए, नहीं यूनिफॉर्म होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म में ये सही नहीं होगा, ठीक है। हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो इंटरनल पॉइंट पे तो नो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड हॉलो स्फीयर, नहीं। अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, नहीं एक हॉलो स्फीयर है और आप उस पॉइंट के बाहर किसी पॉइंट पे अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बताने चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो देखो ये सपोज करो ये कोई हॉलो स्फीयर है और आप इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, इसका हॉलो स्फीयर का रेडियस r है और मास m है, और r डिस्टेंस पे इसके सेंटर से या इसके सरफेस से
क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा है तो ये नहीं, इसके सेंटर से अगर r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस पे यू वांट टू कैलकुलेट ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, तो ये दिस हॉलो स्फीयर वुड बिहेव लाइक अ पॉइंट मास, और यहाँ पे पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू हो जाएगी Gm/r², और डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड, नहीं डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट आउट ऑफ हॉलो स्फीयर वुड बी Gm/r², और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सेंटर पे कोई m मास का पॉइंट मास रखा है, नहीं, या यू कैन से कि अगर होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट सेंटर, वो उसी वैसे ही बिहेव कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी Gm/r², और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टू रेडियली इनवर्ड, नहीं, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो फील्ड की वैल्यू है, फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे होगा, यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे होगा, तो ये रेडियली इनवर्ड होगा, नहीं, रेडियली इनवर्ड होगा। यू कैन राइट इन अ वेक्टर फॉर्म लाइक दिस r�cap, और लाइक दिस P minus Gm/r³ by vector r, and you understand what vector r is, नहीं, ये तो मैंने डायरेक्शन बताया है, और वेक्टर r क्या है, वेक्टर r ये है, वेक्टर r मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये है हॉलो स्फीयर, और ये है वो पॉइंट जहां पे कैलकुलेट करना है, और ये है वेक्टर r। तो माइनस ऑफ वेक्टर r यानी डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। तो हॉलो स्फीयर आप समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है कि हॉलो स्फीयर की वजह से क्या ग्रेविटेशन फील्ड होता है, अंदर के पॉइंट पे 0 और बाहर के पॉइंट पे वैसे जैसे सारा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो। यू कैन ड्रॉ ग्राफ, बहुत ही पॉपुलर ग्राफ है, इसके ग्राफ भी पूछते हैं एग्जाम में, जैसे देखो ये ग्रेविटेशनल फील्ड एट यू नो ऑफ हॉलो स्फीयर, और ये है, तो अगर ये डिस्टेंस है तो ऐसे होता है ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू, देखो इंटरनल पॉइंट पे 0 और एक्सटर्नल पॉइंट पे ऐसे, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, नहीं, सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी Gm/r², ये r लेस देन r इज इक्वल टू r ग्रेटर देन r। 3 सेक्शन है इस ग्राफ में, यहाँ तक, यहाँ पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है r इज इक्वल टू r पे, क्योंकि r इज इक्वल टू r पे Gm/r², और जस्ट पहले 0, और जस्ट सरफेस के किसी पॉइंट पे Gm/r², नहीं। आप सोच रहे होंगे कि क्यों अंदर 0 हो गया, मैथमेटिकली दिस कैन बी प्रूव्ड कि कैसे इंटरनली किसी पॉइंट पे 0 हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड। या आप सोचो कि यहाँ पे अगर हमें आपको ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है तो यहाँ कोई मास तो है नहीं, कोई मास तो है नहीं, तो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड तो मास क्यों। आप सोचो कि सर यहाँ तो मास है, तो ये सिमेट्रिकल इधर भी है, इधर भी है, यहाँ भी है, देखो ये डिस्टेंस और ये, तो आप कैलकुलेट करके देखोगे या आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा के देखोगे तो यू वुड इजीली अंडरस्टैंड कि इंटरनल के पॉइंट्स पे तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 ही होना चाहिए। अब है सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटेशन है वो स्पेशली हम पढ़ते हैं सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करने के लिए, मून, अर्थ, जुपिटर, प्लैनेटरी मोशन के लिए, नहीं। तो जैसे हमारे प्लैनेट का भी शेप क्या है, सॉलिड स्फीयर की तरह है, जो नेचुरल, जैसे हमारा नेचुरल सैटेलाइट है मून, वो भी सॉलिड स्फीयर है। बाकी सारे स्टार और प्लैनेट को हम सॉलिड स्फीयर मान के कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहता हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो जरा, तो सपोज ये एक क्या है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर यानी कि जो मास है वो वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यू कैन डिफाइन रो,
रो इज इक्वल टू, अगर इसका मास m है और रेडियस r है तो रो इज इक्वल टू m/4/3 पाई r क्यूब। ये रो हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की वजह से अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट पे आउट ऑफ दिस स्फीयर किसी पॉइंट पे अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो देखो कैसे होगा। यहाँ पे r डिस्टेंस पे इसके सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस r है, तो वो सॉलिड स्फीयर ऐसे बिहेव करेगा एज इफ ऑल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो उसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू हो जाएगी सिंपली gm/r²। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में आपको पता है कि डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगा टुवर्ड्स सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू, और ये वैसे ही आ रहा है जैसे अगर ये कोई पॉइंट मास होता जो उसके पूरे सेंटर पे जिसका मास कॉन्सेंट्रेटेड होता। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे तो पता चल गया हमें। इंटरनल अगर हम किसी पॉइंट पे पता करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू कैलकुलेट एट सपोज हियर, सपोज हमें यहां पे कैलकुलेट करना है एट पॉइंट P ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू, तो हम एक सॉलिड स्फीयर यहां पे ऐसे बना लेते हैं। मान लेते हैं ये रेडियस r है और इसका हम मास निकाल लेते हैं। तो मास क्या हो जाएगा अगर हम ये इस सॉलिड स्फीयर r का इसका मास निकालना चाहें, हमें पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू इनसाइड क्या हो जाएगी, देखो gm'/r²। ये r डिस्टेंस है तो gm'/r²। m' क्या है, इस स्फीयर का मास है। ये जो स्फीयर मैंने बनाया है m' इज मास ऑफ दैट स्फीयर, और m' बहुत इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या, देखो m' इज इक्वल टू m/4/3 पाई r³ इंटू 4/3 पाई r³, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4/3 पाई r, 4/3 पाई r, 4/3 कैंसिल हो गया। यानी ये क्या हो गया, easily we can write like this, gm/r³ इंटू r। वैल्यू रख के देख लो, और डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड सेंटर, रेडियली इनवर्ड पॉइंट P पे। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर के पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू मिल गई, और वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। देखो स्मॉल r इज वेरिंग। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं किसका, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस ये डिस्टेंस का, तो ऐसे होगा। इंटरनल के पॉइंट पे प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, r is equal to r greater than r, and here r less than r। देखो इंटरनल पॉइंट के लिए जैसे जैसे आप आप आगे जाओगे मास ज़्यादा होता जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सरफेस पे मैक्सिमम होगा और सरफेस के बाद डिक्रीज करेगी। नहीं, तो ये इंटरनल पॉइंट के लिए और एक्सटर्नल पॉइंट के लिए पॉइंट मास की तरह। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और केपलर्स लॉ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑन S2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2ON पर बने रहिए।